दोस्तों ये है डीमन स्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 1। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कैसल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओबेनाय और सानमी आए थे। उनके साथ 2 डीमन स्लेयर और थे और हमें पता चलता है कि एक बंजर सी जगह पर होने की वजह से इस कैसल को सब भूल चुके हैं और अब ये कैसल डीमंस के रहने का एक ठिकाना बन गया है। और इन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि गांव से एक औरत को अगवा करके डीमन यहाँ पर लेकर आए हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अचानक ही एक औरत गांव से गायब हो गई हो। और इसके बाद इनकी नजर एक डीमन पर पड़ती है जो एक औरत को अपने साथ ले जा रहा था। सो अब ये चारों भी उस डीमन के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये डीमन कैसल के पास पहुंचता है उसे एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई है, जिसके बाद वो तेजी से कैसल के अंदर चला जाता है। सो अब ये चारों भी उस कैसल के अंदर आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर इन्हें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं और तभी एक डीमन उन 2 डीमन स्लेयर में से एक पर हमला कर देता है। लेकिन अगले ही पल में ओबेनाई उस डीमन के कई सारे टुकड़े कर देता है। दूसरी ओर सानमी उस दूसरे डीमन स्लेयर के पीछे आ रहे डीमन पर अपनी तलवार से वार करके उसकी गर्दन को काट देता है। अब इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी डीमंस सामने आते हैं और अब ये सभी उन डीमंस से फाइट करने लगते हैं। सानमी और ओबेनाई बहुत तेजी से उन डीमंस का सफाया कर रहे थे, लेकिन उन 2 डीमन स्लेयर्स को एक ही डीमन का सामना करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन दोनों एक साथ मिलकर उस डीमन को मार देते हैं। अब वहाँ पर मौजूद डीमंस को खत्म करने के बाद ओबेनाई उन दोनों डीमन स्लेयर को यहाँ से वापस जाने को कहता है, क्योंकि वो सानमी के साथ इस कैसल के और भी अंदर जाने वाला है। अब उन दोनों डीमन स्लेयर के वहाँ से जाने के बाद ओबेनाई कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। सानमी कहता है कि तुमने सही कहा, इतने सारे डीमंस का यहाँ पर एक साथ होना ये बात बड़ी अजीब है। और तभी इन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और इसके अगले ही पल में सानमी अपनी विंड ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके उसके सामने मौजूद सभी डीमंस को एक ही बार में खत्म कर देता है। और इसके बाद ओबेनाई सानमी के पीछे से आकर अपनी सरपेंट ब्रीथिंग की 5th फॉर्म का इस्तेमाल करके बाकी के छुपे हुए डीमंस को मार देता है। अब सानमी और ओबेनाई की ताकत देखकर वो डीमन जो उस औरत को अभी भी पकड़े हुए हैं वो समझ जाता है कि ये दोनों मामूली डीमन स्लेयर्स नहीं हैं और अब वो वहां से भागने लगता है। लेकिन सानमी उस डीमन के पीछे ही आ रहा था और वो अपने सामने आने वाले सभी डीमंस को बड़ी ही आसानी से मारता जा रहा था। दूसरी ओर वो डीमन कैसल से बाहर निकल जाता है और जैसे ही सानमी कैसल के बाहर आता है वहां पर भी उसे बहुत सारे डीमंस दिखते हैं। लेकिन तभी ओबेनाई सानमी के पास आकर कहता है कि मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम उस औरत को बचाने के लिए जाओ। सो अब सानमी वहां से चला जाता है और वहां पर मौजूद डीमंस ओबेनाई को घेर लेते हैं। सो अब ओबेनाई अपनी 3rd ब्रीथिंग का यूज करता है और पल भर में वहां पर मौजूद सभी डीमंस राख में बदल जाते हैं। दूसरी ओर सानमी उस डीमन का पीछा करते हुए आखिरकार उसके पास पहुंच ही जाता है। लेकिन उस डीमन के साथ में कई सारे छोटे डीमंस होते हैं जो एक साथ सानमी पर हमला कर देते हैं। लेकिन सानमी अपनी विंड ब्रीथिंग से वहां पर एक टॉर्नेडो बना देता है जिसमें फंसकर वो सभी डीमंस खत्म हो जाते हैं और सानमी के ऊपर खून की बारिश होने लगती है। लेकिन इसके बाद वो डीमन उस औरत को वहां से नीचे फेंक देता है। सो ओबेनाई वहां पर आकर उसे बचा लेता है और तभी वो डीमन उस कैसल से नीचे कूद जाता है। ओबेनाई और सानमी भी उसके पीछे जाते हैं और अब उन्हें कुछ बड़ा ही चौंकाने वाला देखने को मिलता है। इनके सामने बहुत सारे डीमंस होते हैं और जो उनके आसपास की जगह थी वो लगातार बदल रही थी। और इसके बाद जैसे ही वो डीमन सानमी की नजरों के सामने आता है सानमी उस पर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों बस पल भर के फासले से ही सानमी के सामने का दरवाजा बंद होता है और अचानक ही सानमी और ओबेनाई एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। और अभी क्या हुआ इनको कुछ समझ नहीं आता कि अचानक ही वो सारे डीमंस कहाँ गायब हो गए। दूसरी ओर हम कनाओ को देखते हैं जो एक मालगाड़ी पर बैठी हुई कहीं जा रही थी और तभी सुबह होने लगती है। हम देखते हैं कि वो गाड़ी वाला कनाओ को एक रास्ते पर छोड़ देता है और अब कनाओ उस रास्ते पर जाने लगती है और दोस्तों ये रास्ता जाता है सीधा इनके बेस तक। कनाओ जैसे ही वहां पहुंचती है ये तीनों बच्चियां उसका स्वागत करती हैं। दूसरी ओर हम शिनोबू को देखते हैं जो मछलियों को खाना खिला रही थी और तभी कनाओ वहीं पर आ जाती है
और वो शिनोबू को मास्टर कहकर बुलाती है। अब इसके बाद ये दोनों स्वॉर्डस्मिथ विलेज में हुई तबाही के बारे में बात करने लगते हैं। शिनोबू कहती है कि मोइचिरो, मित्सुरी और बाकी सब ने एक साथ मिलकर 2 अपर रैंक्स को हरा दिया है। और इसी के साथ ये बात भी पता चली कि नेजुको पर सूरज की रोशनी का कोई असर नहीं होता और इसी वजह से अब मुजान नेजुको को पकड़ने के लिए अपने डीमंस को भेजेगा। और इसी इमरजेंसी की वजह से एक हाशिरा मीटिंग रखी गई है जिसमें अब मुझे जाना होगा और तब तक तुम नेजुको का ध्यान रखना। दूसरी ओर हम तांजीरो को देखते हैं जो स्वॉर्डस्मिथ विलेज में हुई लड़ाई की वजह से अभी भी घायल होता है। यहाँ तांजीरो को पता चलता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोग एक दूसरी जगह जा रहे हैं रहने के लिए क्योंकि उनके गांव के बारे में डीमंस को पता चल चुका है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स पहले से ही कुछ खाली गांव बनाकर रखते हैं ताकि ऐसे हादसों में जो लोग अपना घर खो देते हैं वो वहां पर रह सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि 7 दिन तक बेहोश रहने के बाद तांजीरो को आज होश आया है और वो बुकड़ों की तरह खाना खा रहा है क्योंकि मित्सुरी का कहना है कि तुम जितना ज्यादा खाना खाओगे तुम्हारी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ये बंदा तांजीरो को बताता है कि मोइचिरो और मित्सुरी 2 दिनों तक सोए और तीसरे दिन वो रिकवर हो गए। और दोस्तों तांजीरो भी धीरे धीरे उनके लेवल तक पहुंच रहा है। वैसे काफी वक्त से ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है कि तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ तो हुआ है ना? तुम्हारी बहन अब सूरज की रोशनी में भी घूम रही है। तांजीरो कहता है कि एक पर्सन है जो इस मुद्दे की जांच कर रहा है लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि वो फिर से एक इंसान बन रही है या फिर एक डीमन में इवॉल्व हो रही है। तभी गोतो पूछता है कि आखिर वो शख्स कौन है। तांजीरो बताता है मिस तमायो। और तभी अचानक तांजीरो को ठसका लग जाता है और तांजीरो सोचता है कि मैंने तो इसे बता ही दिया था, बच गया। इसके बाद गोतो कहता है कि इतनी सारी चीजें अचानक ही हो जाने की वजह से एक इमरजेंसी हाशिरा मीटिंग रखी गई है। अब अगले सीन में हम ओबेनाई और सानमी को छोड़कर बाकी के सभी हाशिरास को देखते हैं और तभी वहां पर ओबेनाई और सानमी आ जाते हैं। अब इन सभी का इंट्रोडक्शन होता है। ये है स्टोन हाशिरा ग्योमेई, ये है विंड हाशिरा सानमी और ये है लव हाशिरा मित्सुरी, मिस्ट हाशिरा मोइचिरो, सरपेंट हाशिरा ओबेनाई। इसी इंट्रोडक्शन के साथ इन सभी के बीच बातचीत भी हो रही थी। ओबेनाई पूछता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज में हुए इंसिडेंट के बाद अब तुम दोनों कैसा महसूस कर रहे हो मित्सुरी, मोइचिरो? मित्सुरी कहती है कि अब मैं ठीक हूँ। और दोस्तों मित्सुरी को लगता है कि ओबेनाई को उसकी चिंता हो रही है जिससे वो बहुत खुश होती है। दूसरी ओर मोइचिरो भी कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। और तभी ग्योमेई कहता है कि तुम दोनों ने 2 अपर मून्स को हराया है जो कि बहुत ज्यादा नोबल है। शिनोबू कहती है कि तुम दोनों के घाव भी बहुत तेजी से भरे हैं जो कि काफी अनयूजुअल है। सो वाटर हाशिरा ग्यू पूछता है कि मास्टर खुद इस मुद्दे की जांच करेंगे। और तभी उस कमरे में आती हैं अमाने उबुयाशिकी, मास्टर की बीवी। आज की मीटिंग में मास्टर की जगह मैं रहूंगी क्योंकि उनकी तबीयत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और शायद से हमारे फैमिली के हेड कागाया, आप सभी के मास्टर, शायद से अब कभी आपके सामने नहीं आ पाएंगे और इस वजह से वो अपनी बेटियों के साथ सभी हाशिरा से माफी मांगती हैं। अब ये देखकर सभी हाशिरा उनसे कहते हैं कि हम आपकी बात समझ सकते हैं। अब इसके बाद अमाने कहती हैं कि आप सभी ये तो जान ही चुके होंगे कि एक ऐसा डीमन अपीयर हो गया है जिस पर सूरज की रोशनी का कोई असर नहीं होता और मुजान उसे पाने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि वो भी सूरज पर जीत हासिल करना चाहता है। और इसके अलावा मुझे ये बात पता चली है कि अपर 4 और 5 से लड़ते वक्त मोइचिरो और मित्सुरी के ऊपर कुछ अजीब से मार्क आ गए थे। क्या तुम दोनों बता सकते हो कि वो मार्क्स तुम दोनों के ऊपर किन हालातों में अपीयर हुए थे? और इस बात से ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब अमाने बताती हैं कि सेंगोकू पीरियड के दौरान जिन स्वॉर्ड्समैन ने लगभग मुजान को हरा ही दिया था, कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कुछ ऐसे ही मार्क्स थे। ये बात सुनकर सानमी पूछता है कि मैंने ये बात पहली बार सुनी है, आखिर अब तक इसे एक सीक्रेट क्यों रखा गया? अमाने कहती हैं कि इन मार्क्स के बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, शायद से उसके बारे में बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा और उस दौर की सिर्फ एक बात रिकॉर्ड की गई है जो आज हमारे पास है कि अगर किसी एक के भी ऊपर ये मार्क अपीयर होता है तो उसके बाद उसके आसपास के लोगों में भी ये मार्क अपीयर होने लगता है
और ये बात शुरुआत के ब्रीदिंग शॉट्समैन में से एक ने अपने नोट्स में लिखी है। और हमारी जनरेशन में जिसके ऊपर ये मार्क सबसे पहले अपीयर हुआ है वो कोई हाशिरा नहीं है, वो तानजीरो कमांडो है। लेकिन उसे खुद भी ये बात नहीं पता कि ये मार्क आखिर किस तरह अपीयर होता है। लेकिन तानजीरो के साथ रहे 2 हाशिरा के ऊपर ये मार्क अपीयर हुआ, इसीलिए प्लीज हमें इस बारे में समझाइए मित्सुरी मुइचिरो। वैसे दोस्तों यहाँ पर मित्सुरी को अमा ने बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही थी, लेकिन अगले ही पल में वो नोटिस करती है कि सभी हाशिरा उसी को देख रहे हैं। सो अब मित्सुरी बताना शुरू करती है कि उस मार्क के अपीयर होने के बाद मुझे अपनी बॉडी बहुत हल्की महसूस होने लगी और मुझे अपनी बॉडी में भी बहुत पावर महसूस होने लगी। और इसके बाद मित्सुरी बड़े ही अजीब ढंग से ये बताना शुरू करती है कि किस तरह वो मार्क उसके ऊपर अपीयर हुआ। लेकिन दोस्तों किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, बल्कि सानमी को तो गुस्सा आ जाता है। सो इसके लिए मित्सुरी सभी से माफी मांगती है। लेकिन अब मुइचिरो बताना शुरू करता है, उस वक्त मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मेरे ऊपर किसी तरह का मार्क आ गया है। लेकिन अब अगर मैं उस बैटल के बारे में याद करूं तो ऐसी कई सारी चीजें हुई जो मामूली तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि उन मार्क्स के अपीयर होने के लिए कुछ हालातों का मेल खाना जरूरी है। और मैं ये बता सकता हूँ कि हमें क्या करना है। अपनी लड़ाई के दौरान मेरे शरीर में जहर फैल जाने की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी एक बच्चा मुझे बचाने के लिए आया, लेकिन वो खुद उस डीमन के हाथों मारा जाने वाला था। और उसे देखकर मेरे दिमाग में कुछ यादें आईं और अचानक ही मेरी भावनाएं मुझ पर हावी होने लगीं। मुझे लगता है उस पल में मेरी हार्ट रेट 200 बीट्स पर मिनट हो गई थी और इसी के साथ मेरे शरीर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये बात सुनकर शिनोबू कहती है कि ऐसी हालत में तो किसी के लिए चलना भी नामुमकिन हो जाएगा, तो फिर तुम कैसे लड़ते रहे। मुइचिरो कहता है कि यही वो पल था जब वो मार्क अपीयर हुआ। उस पल में या तो वो निशान अपीयर होगा या फिर आपकी जान चली जाएगी। ये सब सुनकर सानेमी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है, जिस पर ग्यू कहता है कि वाह तुम्हें ये आसान लगता है। ये सुनकर सानेमी ग्यू को गुस्से में घूरने लगता है और इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। और अब बात आती है कि सभी हाशियास को वो मार्क अवेकन करना होगा। ग्योमे कहता है कि हम ऐसा करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, आप मास्टर से कहना कि वो अपना ख्याल रखें। अमाने कहती हैं कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। जिनके ऊपर ये मार्क अपीयर हो चुका है वो तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके ऊपर भी ये मार्क अपीयर होता है वो सभी। और इसके बाद जो अमाने कहती हैं वो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन वो सुनकर सभी हाशिरा के होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमाने उस रूम से जा चुकी हैं और अब ग्यू भी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सानेमी उसे रोक कर कहता है कि सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि आगे हमें क्या करना है। ग्यू कहता है कि तुम सभी इस बारे में सोच लो, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सुनकर ओबिनाई कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं भूल गए कि तुम एक हाशिया हो या फिर तुम खुद अकेले ट्रेनिंग करना चाहते हो। लेकिन इनके सवालों के जवाब दिए बिना ग्यू वहां से जाने लगता है। ये देखकर सानेमी उसे फिर से रोकता है और शिनोबू कहती है कि तुम्हें इन सवालों के जवाब देने होंगे। सो अब ग्यू कहता है कि मैं तुम सब की तरह नहीं हूँ। ये बात सुनकर सानेमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कहीं तुम हमें कमजोर तो नहीं समझते। लेकिन ग्यू अभी भी कुछ नहीं कहता और वो वहां से जाने लगता है। और अब जैसे ही सानेमी उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तभी ग्योमेई ताली बजाता है और अगले ही पल में सभी को एक अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगता है। और अब ग्योमेई कहता है कि शांति से बैठ जाओ, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोतो फिर से तानजीरो के लिए खाना लेकर आता है और तानजीरो बड़े चाव से उस खाने को खाने लगता है। और गोतो यहाँ पूछता है कि तुम्हारी बहन और बाकी सब कहाँ हैं? तानजीरो बताता है कि वो सभी नेजुको के साथ खेल रही हैं। सो गोतो कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर वो पीले बालों वाला लड़का यहाँ आता है तो दिक्कत है भैया। और इसके बाद हम ज़ेनित्सु को देखते हैं जो दोस्तों अपने मिशन से वापस आ चुका है। ज़ेनित्सु को देखकर कियो बाकी सबको बाहर बुलाती है। अब इसके बाद ये तीनों लड़कियां ज़ेनित्सु के पास जाकर उससे कहती हैं कि इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर ज़ेनित्सु कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए आई हो। अपने मिशन के दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे अब मैं मरने वाला हूँ,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी मौत से तुम सभी को बहुत ज्यादा दुख होगा, जिसके बाद मैंने अपने दुश्मन से लड़ाई की और मैं जीत कर आ गया। लेकिन तभी वो तीनों कहती हैं कि हमें जरा सा भी दुख नहीं होता, बेचारा ज़ेनित्सु, लेकिन हम खुश हैं कि आप अभी भी जिंदा हो। इसके बाद आई भी आकर ज़ेनित्सु का वेलकम करती है। ज़ेनित्सु कहता है कि तुमने मुझे मिस किया होगा, है ना आई? आई कहती है कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी। लेकिन तभी ज़ेनित्सु की नजर नेज़ुको पर पड़ती है और नेज़ुको ज़ेनित्सु से कहती है वेलकम होम। जिसके बाद ज़ेनित्सु का एक्सप्रेशन कुछ ये था। अब अगले ही पल में ज़ेनित्सु नेज़ुको के पास आकर कहता है कि तुम बात कर सकती हो। वाओ, क्या बात है नेज़ुको, सच में मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तभी आओई आकर ज़ेनित्सु को नेज़ुको से दूर करने लगती है, लेकिन ज़ेनित्सु उससे दूर नहीं होता और कहता है कि सूरज की रोशनी में तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। हमारी शादी के बाद मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन तभी नेज़ुको कहती है वेलकम होम इनोसुके, और अब ज़ेनित्सु के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं और अब ज़ेनित्सु गुस्से में कहता है कि अब मैं उसे मारने वाला हूँ। दूसरी ओर गोतो तांजीरो से पूछता है कि वो मास्क वाला लड़का कहाँ है? वो तुम्हारी छोटी बहन को काफी कुछ सिखा रहा है। तांजीरो पूछता है कि वो क्या सिखा रहा है, और इसके बाद हम इनोसुके को देखते हैं जो नेज़ुको को उसी का नाम बोलना सिखा रहा है, इनोसुके, इनोसुके, बिग बॉस इनोसुके। तांजीरो कहता है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, वैसे क्या तुम्हारे पास और डम्पलिंग्स हैं? और तभी वहां पर आते हैं मिस्टर हागा नेज़ुका, अरे वही बंदा जो तांजीरो की तलवार बनाता है। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर हागा नेज़ुका बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं और यहाँ पर वो कांपते हुए तांजीरो को उसकी तलवार देते हैं। तांजीरो अपनी तलवार देखता है जिसमें रेंगोकू का स्वॉर्ड कार्ड लगा हुआ था। दूसरी ओर गोतो हागा नेज़ुका से कहता है कि प्लीज आप जरा बैठ जाइए, और तभी मिस्टर हागा नेज़ुका कांपते हुए बैठ जाते हैं और वो तांजीरो से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे तलवार के बारे में। सो अब तांजीरो अपनी तलवार निकालता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। हागा नेज़ुका बताते हैं कि इस तलवार को बनाने के लिए हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया गया था, तो ये तलवार जिस भी स्वॉर्ड्समैन की होगी वो हद से ज्यादा ताकतवर होगा। और दोस्तों, उस तलवार पर लिखा है डिस्ट्रॉय। हागा नेज़ुका कहता है कि जिस भी स्वॉर्ड्समैन ने ये तलवार बनाई होगी वो सभी डीमंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता होगा। मुझे बताया गया है कि जो हियरार्ची सिस्टम है वो इस तलवार के बनने के बाद शुरू हुआ है और सिर्फ हाशिरास की तलवार पर ही ये लिखा होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस। इस तलवार की खूबियां जानकर तो तांजीरो के भी तोते उड़ जाते हैं। लेकिन तभी तांजीरो कहता है कि अपनी पिछली लड़ाई के दौरान मुझे ये कैरेक्टर नहीं दिखा, जिस पर मिस्टर हागा नेज़ुका कहते हैं कि उस वक्त तक मैं इस तलवार को पूरे तरीके से तैयार नहीं कर पाया था। तुमने मुझसे ये तलवार ले ली थी, मेरे वो जख्म अब तक भरे नहीं हैं। तुम्हारे मुझे इंटरप्ट करने की वजह से मुझे सारा काम शुरू से करना पड़ा। लेकिन तभी गोतो कहता है कि इस बच्चे को भी तुम्हारी ही तरह बहुत गंभीर चोटें आई थीं, तुम्हें उस बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हागा नेज़ुका गोतो से गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद हागा नेज़ुका तांजीरो से कहता है कि तुम्हें मरते दम तक मेरे लिए डम्पलिंग्स लाने होंगे। तांजीरो कहता है कि ठीक है। अब इसके बाद हागा नेज़ुका तांजीरो को उसकी तलवार सौंपकर वहां से चले जाते हैं। तांजीरो कहता है कि आज तो उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, सच में उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो के बगल में गैन्या लेटा हुआ है। वो तांजीरो से कहता है कि शोर करना बंद करो। तांजीरो कहता है कि अब कोई शोर नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल में खिड़की तोड़कर एंट्री लेता है इनोसुके, और उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोतो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम खिड़की तोड़कर क्यों आए? लेडी कोचो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। बेचारे गैन्या को इस शोर शराबे से बहुत परेशानी हो रही थी। और यहाँ इनोसुके कहता है कि चलो ट्रेनिंग करते हैं। तांजीरो पूछता है कि ट्रेनिंग? इनोसुके कहता है कि उन्होंने कहा है कि जो ताकतवर होंगे वो इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे। लेकिन इससे ज्यादा इनोसुके को कुछ नहीं पता। दूसरी ओर हम सभी हाशिरास को देखते हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए एक स्ट्रेटजी बना ली है, लेकिन शायद से यहाँ पर ग्यू नहीं होता और ये फैसला करते हैं कि ये अपनी ट्रेनिंग 3 दिन बाद शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि मुजान कब इन पर हमला कर दे। लेकिन तभी शिनोबू कहती है
कि अगर हमारी ट्रेनिंग के दौरान डीमंस ने हमला कर दिया तो ग्योमेई कहता है कि डीमंस नेजुको को पकड़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद डीमंस का दिखना कम हो गया है। और तुम्हारा मानना बिल्कुल सही है, हमारी ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये रिस्क लेना होगा, वरना हमारे पास खुद को ट्रेन करने का वक्त कभी नहीं होगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि हम हाशिरा ट्रेनिंग करेंगे। वहाँ पर मौजूद किसी भी हाशिरा को ग्योमेई के इस फैसले से कोई भी एतराज नहीं होता। तभी ओबेनाई पूछता है कि क्या इस ट्रेनिंग में सिर्फ हम हाशिरा होंगे। ग्योमेई कहता है कि हम रिटायर हुए हाशिरा से भी मदद मांग सकते हैं और इस बात से भी किसी को कोई एतराज नहीं होता। अब बस एक दिक्कत है, ग्यू, क्योंकि वो इनके साथ इस मीटिंग में नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़ेनात्सु तांजीरो के पास आ गया है, जो ट्रेनिंग के बारे में जानकर थोड़ा उदास होता है। और ज़ेनात्सु यहाँ तांजीरो को बताता है कि वो सभी हर एक हाशिरा के अंडर में एक एक करके ट्रेनिंग करने वाले हैं। तांजीरो तो ये बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन ज़ेनात्सु कहता है कि आखिर इसमें खुश होने वाली क्या बात है। तांजीरो कहता है कि यहाँ पर हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है। जब तुम किसी ऐसे से लड़ते हो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तब तुम उससे बहुत कुछ सीखते हो। लेकिन ज़ेनात्सु को तांजीरो की इन बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो तांजीरो से कहता है कि अब हम दोनों दोस्त नहीं हैं। और इसके बाद ज़ेनात्सु बेचारा रोते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी तांजीरो उससे शुक्रिया कहता है, क्योंकि अपर फोर्स से लड़ते वक्त उसने अपर फोर्स को पकड़ने के लिए थंडर ब्रीथिंग का इस्तेमाल किया था, जो ज़ेनात्सु ने उसे सिखाई थी। और इसके लिए शुक्रिया ज़ेनात्सु। और इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान जो भी सीखोगे वो आने वाले फ्यूचर में तुम्हें बहुत काम आएगा। ये बात सुनकर ज़ेनात्सु बहुत खुश होता है और कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी बातें करके तुम मुझे खुश कर लोगे। और इसके बाद ज़ेनात्सु खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। और अभी ज़ेनात्सु बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि हाशिरा ट्रेनिंग शुरू हो गई है और यहाँ पर उजुई इन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन वो सभी सही से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। सो अगले ही पल में उजुई उनके साथ दौड़ते हुए कहता है कि तुम सभी में फिजिकल स्टेमिना की बहुत कमी है, तुम्हें इस तरीके से दौड़ना चाहिए जैसे एक डीमन तुम्हारा पीछा कर रहा हो। और तुम सभी से आराम करने को किसने कहा, चलो ट्रेनिंग करते रहो। लेकिन वो सभी ये ट्रेनिंग कर ही नहीं पाते। सो उजुई कहता है कि एक एक्टिव हाशिरा के अंडर की ट्रेनिंग इससे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर होती हैं उजुई की तीनों बीवियां, जो यहाँ पर उजुई की मदद करने के लिए आई थीं। और इन तीनों ने सभी डीमन स्लेयर्स के लिए खाना बनाया होता है। अब इसके बाद उजुई कहता है सभी से कि लंच का टाइम हो गया है, लेकिन ये सभी इतने ज्यादा थक चुके थे कि इन्हें खाने तक का मन नहीं कर रहा था। ये देखकर उजुई कहता है कि तुम सभी कितने कमजोर हो। सो उसकी बीवी कहती है कि आप इतना गुस्सा मत कीजिए। सो उजुई कहता है कि अगर ये सभी इतना कमजोर बने रहकर दूसरे हाशिरा के पास जाएंगे तो वो सारा का सारा दोष मुझे देंगे। तभी उसकी दूसरी बीवी उसके लिए मीसो सूप लेकर आती है। सूप पीते हुए उजुई कहता है कि ये सीरियस ट्रेनिंग के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उजुई को काम मिला है इन सभी की फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने का। और इसके बाद ये सभी जाएंगे मुइचीरो के अंडर में ट्रेनिंग करने के लिए, जो इनकी रैपिड मूवमेंट की ट्रेनिंग कराएगा। इसके बाद ये पहुंचेंगे मिसूरी के अंडर में, जहां पर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग होगी। और इसके बाद ओबेनाई, जो इनकी स्वॉर्ड स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। और सानेमी इनकी इन्फिनाइट स्लैशिंग ट्रेनिंग कराएगा। और इसके बाद ये सभी पहुंचेंगे ग्योमेई के अंडर में और वो इनकी मसल एम्प्लीफिकेशन की ट्रेनिंग कराएगा। और इसी के साथ इस ट्रेनिंग में सभी हाशिरा अपनी फिजिकल एबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। अब सब कुछ तुम सभी पर निर्भर करता है। दोस्तों, सानेमी की ट्रेनिंग के दौरान तो इन सभी की हालत बहुत बुरी हो जाती है और सानेमी यहाँ कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ेगा। वहीं मिसूमी के साथ ट्रेनिंग करते हुए मिसूमी इन सभी को उड़ा देती है। और इसी तरह दोस्तों, सभी हाशिरा इन डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग करवा रहे थे, जिससे इनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो पाए। ग्योमेई के अंडर इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बॉडी के साथ माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की होती है, जिसका प्रेशर बच्चे संभाल नहीं पा रहे थे। और ग्योमेई यहाँ कहता है कि सभी जिंदा जीवों को बचाने के लिए हमें ये ट्रेनिंग करनी होगी। दूसरी ओर तांजीरो देखता है कि उसके पास एक कौवा आया है और जैसे ही तांजीरो खिड़की खोलता है वो कौवा उसमें अपनी चोंच मार देता है।
जिससे बेचारे तांजीरो को खून निकलने लगता है। लेकिन इसके बाद वो कौवा उसे एक चिट्ठी देता है और ये लेटर तांजीरो को मास्टर ने भेजा है। और जैसे ही तांजीरो उस लेटर को पढ़ता है वो बहुत हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। दूसरी ओर हम अमाने को देखते हैं जो मास्टर का ख्याल रख रही थी, क्योंकि मास्टर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और अमाने मास्टर को बताती हैं कि सभी हाशिराज ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हाशिरा ट्रेनिंग शुरू कर दी है। आपके बच्चे आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वो सभी आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुजान को हराने की कोशिश। और इसके बाद अमाने जैसे ही मास्टर का हाथ थामती हैं, मास्टर कहते हैं, अमाने तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अल्फाज सुनकर अमाने की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, अब मास्टर के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वहीं इसके बाद हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है और इस शहर में एक जगह पर कुछ पेड़ों पर कुछ टेलिस्मान जैसे कागज लगे हुए थे। अब इसके बाद एक दूसरी जगह पर हम तमायो को देखते हैं जो अभी भी अपनी रिसर्च कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर एक कौवा आता है और वो कहता है, गुड इवनिंग मिस तमायो। आपको पता है ना, रात के वक्त अपनी खिड़की को खुला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं कागाया उबुयाशिकी के मैसेंजर्स में से एक हूँ। वैसे कहना पड़ेगा आप छुपने में बहुत माहिर हैं और आपको ढूंढने में मुझे बहुत वक्त लग गया। तमायो पूछती है कि आखिर तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा। वो बताता है, ह्यूमन कनेक्शंस के जरिए आपने जिससे ये घर खरीदा था मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और इसी के साथ मैंने यूशिरो पर भी अपनी नजरें बनाई हुई हैं। भले से ही मुझे ये सब पता हो, लेकिन आखिर में मैं हूँ तो बस एक मामूली सा कौवा ही। मुझसे कभी कोई नहीं डरेगा और ना ही मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा है। तमायो पूछती है, तो फिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। ये बात सुनकर वो कौवा कहता है कि जैसे तांजीरो ने आपका भरोसा जीता है वैसे आपका भरोसा जीत पाना बहुत मुश्किल है। तमायो को लगता है कि उबुयाशिकी उसके जरिए कुछ करना चाहता है। वो पूछती है कि यूशिरो कहाँ है। वो कौवा कहता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसके कदमों की आवाज सुन सकती हो जो हमारी ओर आ रहे हैं। और अब मैं वो वजह बताता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक लड़की है जो फिजियोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बहुत कुछ जानती है। हम चाहते हैं कि आप उसके साथ कोलैबोरेट करें। क्या आप मुजान की बुत्सुची को हराने के लिए हमारी मदद करेंगी? प्लीज़ उबुयाशिकी के मेंशन में आइए। और ये बात तमायो को बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है कि तुम मुझ जैसी एक डीमन को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में बुला रहे हो। और दोस्तों, इसी के साथ डीमन स्लेयर सीजन 4 यानी कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का ये एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। तो मैं देखो कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड 2 के लिए तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। और इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।